हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर को होता है विश्व शांति दिवस। आपको मैंने याद भी कराया हुआ था कि 21 जून को अगर आप योग करोगे तो योग करना स्टार्ट करो 21 जून से और 3 महीने बाद आपको शांति मिल जाएगी। यानी जून के बाद जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर। तो 21 सितंबर विश्व शांति दिवस याद रखिएगा। आज के दिन के करंट अफेयर को आज हम लोग कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेनेशन भी शानदार होगा, इसके अलावा रिवीजन पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन पॉइंट से। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन गया है कर्नाटक का होयसाल मंदिर, और इसके अलावा 41वां बना था अभी शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम रखने की घोषणा की है संविधान सदन। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सेवा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है कार्लोस सैंज ने। इसके अलावा नोएडा में आयोजित हो रहे मोटो जीपी भारत रेस का टाइटल स्पॉन्सर होगा इंडियन ऑयल। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमंड लीग के फाइनल में अपना ही पोल वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है डुप्लांटिस ने। मोंडो डुप्लांटिस ने, स्वीडन के ये पोल वाल्ट प्लेयर हैं। प्रसिद्ध पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपना अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है निहार मालवीय को। ये भारतीय मूल के हैं। एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने एक बार फिर से भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर के अपना अनुमान बदला है और अपडेट बढ़ा करके किया है 6.6%। पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं दोस्तों काजी फैज ईसा। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया है मात्र और मात्र 1 मिनट में रिवीजन। ऐसे ही रिवीजन आप लोग डेली किया करिए अपने करंट अफेयर का। पीडीएफ के माध्यम से भी आप कर सकते हो। चलिए अब शुरू करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर, लेकिन आपको बता दें पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर और वहीं पर आपको इसकी क्विज भी मिलेगी, तो क्विज भी लगाना मत भूला करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षित सीटों का मंजूरी दिया है? तो देखो, अभी महिला आरक्षण विधेयक एक पारित किया गया। देश भर में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा इसी की चल रही है। लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यों की, इन सब में आरक्षण दिए जाएंगे। किसको आरक्षण दिए जाएंगे? महिलाओं को। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाएंगे। यह आरक्षण कैसा होगा? देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, समझिए इसको, आराम से समझिएगा और आराम से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना? देश भर में इसी की बात चल रही है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि लोकसभा में ना जितनी भी सीटें हैं उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही है। यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन 33% के अलावा महिलाएं और नहीं हो सकती। नहीं, हर जगह जैसे आरक्षण होता है ना, जैसे जॉब्स में होता है कि जितना रिजर्वेशन है उतना तो रिजर्वेशन रहेगा, बाकी अनरिजर्व कैटेगरी में भी वो अगर लड़ना चाहें लड़ते हैं तो उनकी भी सीटें वैसे भी आ सकती हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितना महिला सांसदों हैं? 82 हैं टोटल। इसके बाद कितनी हो जाएंगी? 181 के आसपास में हो जाएंगी। यानी कि इतनी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। टोटल लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो 543 है। ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। ठीक है, 2 सीटें हटा दी गई हैं जो एंग्लो इंडियंस की हुआ करती थी। अब 543 सीटें ही हैं। तो इनमें से अब 181 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। अब देखो, एक चीज और है, 181 में ना, इसमें भी इसका 1/3 जो है, इसका 1/3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए होगा। तो अभी देखो, अभी ये लागू नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि अभी ये बिल लाया गया है, अगर मान लो बिल पारित भी हो जाता है, पास भी हो जाता है, वैसे लोकसभा से तो पास हो गया है, केवल दो वोट जो है इसके खिलाफ पड़े हैं, बाकी सभी लोगों ने सहमति दर्ज कर दी है। तो ये लोकसभा में तो पास हो गया है। इसके बाद उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा। वहां पर 2 दिन का ही टाइम बचा हुआ, क्योंकि जो ये विशेष सत्र बुलाया गया था ये 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसी 2 दिन के अंदर अगर वहां पर पास हो जाता है तब ये पास हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अधिनियम। अभी विधेयक है, बिल है, फिर ये अधिनियम यानी एक्ट बन जाएगा पास होने के बाद दोनों सदनों से, क्योंकि दोनों सदनों के पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी और ये अधिनियम बन जाएगा। लेकिन क्या ये लागू हो जाएगा? नहीं, इस वाले चुनाव में ये लागू नहीं होगा। 2024 का जो चुनाव आ रहा है ना, इसमें ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार इस पर चाह रही है कि इसके लिए परसीमन आयोग का गठन हो। परसीमन क्या होता है? परसीमन दोस्तों, डीलिमिटेशन जो आयोग होगा, कमीशन होगा, वो ये तय करेगा कि
किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के वहां पर महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करनी चाहिए, ठीक है ना, कहां कहां पर सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो पूरा जाकर के स्टडी करेगी, जाकर के रिसर्च करेगी अच्छे तरीके से, फिर अपना रिपोर्ट सौंपेगी, तो उसके बाद फिर ये नियम आएगा। अब ये सब होने में टाइम तो लगेगा ही, पूरे देश भर में जाकर के देखना है तो टाइम लगेगा, यानी इस वाले में ये लागू नहीं हो पाएगा, ये लागू होगा अगले वाले चुनाव में। भाई इस वाले में नहीं लागू हुआ तो अब अगली बार चुनाव 2029 में है, उसी में आएगा नंबर, है ना। तो ये चीजें होगी। अब देखो एक चीज और बात यह है, ये राज्यों की विधानसभाओं में भी ऐसा होगा। अभी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में ये चीजें आगे आ जाएंगी, यानी कि 33% आरक्षण होगा। इसके लिए जो ये अधिनियम लाया गया है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। तो ये लाया गया है। अब देखो, अब इसमें होड़ मची हुई है क्रेडिट लेने की। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी जी के टाइम से ये आ रहा है, बीजेपी कह रही है कि ठीक है ला वो रहे थे लेकिन लागू हम करा रहे हैं, ला हम मतलब इसको पास हम करा रहे हैं, जो भी है वो चीज राजनीति की बात है। यहाँ पर मुद्दे की बात जो जो थी मैंने आपको सब बता दिया है। आई थिंक इससे रिलेटेड अगर और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाने की सोच रहा हूँ। अगर आज टाइम मिला तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको इस पर मिलेगी, जिसमें और विस्तार से चर्चा की जाएगी। आगे बात करते हैं, किस देश की राजनयिक को भारत ने देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो देखो, कनाडा और इंडिया के बीच में दो मुद्दे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक तो ये बिल वाला मुद्दा चल रहा है, एक कनाडा और इंडिया का रिलेशन को लेकर के मुद्दा चल रहा है। भारत ने कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का बात कह दिया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, शुरुआत इन्होंने किया। कनाडा ने सबसे पहले भारतीय राजदूत को तलब किया, भारत के राजनयिक को वहां से भेज दिया कि जाओ वापस भारत। इसी के जवाब में भारत ने भी तुरंत अगली सुबह इन्होंने भी एक्शन लिया और भारत ने भी कहा भैया तुम भी जाओ। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो, ये जस्टिनवा मानता नहीं, हर जगह जाकर के बेइज्जती कराता है कनाडा की। अभी लताड़ लगी थी इनकी G20 में, खूब अच्छे तरीके से किरकिरी हुई थी, उसी का बदला जाते ही शायद ले रहे हैं। एक्चुअली में ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब खालिस्तानी आतंकवादी था एक हरदीप सिंह निज्जर करके, तो वो मरा पाया गया, ठीक है ना। अब वो लोग क्लेम कर रहे हैं कनाडा वाले कि इंडियन एजेंट्स इंडिया के रॉ वालों ने मार दिया। इंडिया वाले कह रहे हैं कहाँ भैया सबूत दिखाओ, कुछ सबूत हो तो बताओ, फालतू में हवाबाजी ना करो कि हमने मरवा दिया, हमारे यहाँ आतंकवादी घोषित है, हम लोग 10 लाख का इनाम रखे हैं, ठीक है अच्छी बात है, हम लोग आप लोगों से कह भी रहे हैं प्रत्यार्पण करा दो, प्रत्यार्पण करा दो, आप लोग नहीं मान रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाए तो इसका मतलब क्लेम आप हम पर डलवा दो कि इनके एजेंट्स ने मरवा दिया। अगर मरवाया है, ऐसा है भी अगर, तो आप सबूत कहाँ है वो दिखाओ, ये इंडिया का कहना है। और यहाँ पर कनाडा और इंडिया की वजह से ये रिलेशंस गड़बड़ हुए हैं, और फिर दोनों ने एडवाइजरी, मतलब लगातार वही बात कहानी शुरू हो रही है कि वहाँ के पर जो कनाडा के नागरिक हैं वो सतर्क रहें, इंडिया वाले कह रहे हैं वहाँ पर जो इंडियन नागरिक हैं वो सतर्क रहें, वो वहाँ पर सुरक्षा बचाव करें। वेबसाइट वगैरह तक भी लॉन्च कर दिए हैं कि इसी वेबसाइट पर जाकर के जितने भी इंडियन नागरिक हैं वो अपने आपको रजिस्टर कर लें। इन फ्यूचर अगर मान लो आपको निकालना हुआ तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो लताड़ जिनको लगाया गया है इंडिया में, उनका नाम है ओलिवर सिल्वरसेटर, ठीक है। तो इन्हीं को भगा, मतलब डांट पड़ी है, इनको 4 मिनट के लिए बुलाया गया, 4 मिनट में ही इनको भगा दिया गया। बेचारे डर करके गए थे। एक क्लिप वायरल हुई है, आप लोग उसको देखिएगा जरूर। मीडिया रिपोर्टर पूछने जा रहा था, उसको भी ये झटके से गाड़ी बंद करके भाग गए। तो देखो कनाडा है कहाँ पर। वैसे अगर कनाडा देखा जाए तो ना, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व में तटीय सीमा सबसे ज्यादा वाला देश कौन है, तो आप बताएंगे कनाडा। भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तटीय, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तब आप बताएंगे गुजरात, ठीक है। यहाँ पर कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी क्या होती है? ओटावा। ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वैसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन 3 देश बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। ये 3 बड़े देश हैं, और इन्हीं तीनों में तो मैंने आपको बताया था अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अगला वाला फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026 में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं 3 देशों में खेला जाएगा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। यहाँ की मुद्रा कनाडियन डॉलर होती है। कनाडा जो है ये सबसे बड़ा देशों में भी गिनती होती है, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़े देशों की अगर बात करें क्षेत्रफल में, तो फर्स्ट पर जो है ये रसिया पड़ता है आपका, और सेकेंड पर पड़ जाता है कनाडा। उसके बाद थर्ड पर यूएसए पड़ता है, ठीक है ना। कनाडा थर्ड पर आता है नंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। भारत 7वें नंबर पे है, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये चीजें रही। आगे बढ़ते हैं,
किस देश ने दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों दक्षिण चीन सागर, इसे मतलब चाइना तो कहता है, दक्षिण चीन सागर का पूरा एरिया है, लेकिन वहां पर इंडोनेशिया वाले दूसरे नाम से जानते हैं फिलहाल। आसियान संयुक्त अभ्यास यहाँ पर शुरू किया गया है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आसियान सदस्यों के बीच में ये हो रहा है, आसियान के सदस्य, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या है। तो इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुना सागर में हो रहा है। अगेन मैंने आपको कहा, जैसे इंडोनेशिया वाले कहते हैं दक्षिण नाटुना सागर है इनका इनका खुद का, और चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा दक्षिण सागर इनका है, ठीक है। और इसी बात को लेकर के, चाइना के डोमिनेंस को लेकर के वहां पर विवाद है, जिसको लेकर के यूएसए भी अग्रेसिव होता है और इसके लिए क्वाड की भी स्थापना की गई है दक्षिण चीन सागर में चाइना को काउंटर करने के लिए। आसियान देश भी इसके लिए सतर्क रहते हैं, फिलीपींस वगैरह भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इंडोनेशिया इस बार अध्यक्षता कर रहा है आसियान की, आपको पता होना चाहिए भी 42वां आसियान सम्मेलन हुआ था, ये बात याद रखिएगा। शिखर सम्मेलन हुआ था यहीं पर जकार्ता में। आसियान का इस बार मेजबानी कर रहा है इंडिया। आसियान समिट भी यहीं पर हुई थी जकार्ता में, भी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर ये सब हुआ था। अब इंडोनेशिया जो है आसियान सदस्यों के बीच में एक अभ्यास कर रहा है और इसमें ये 10 सदस्य देश शामिल भी हैं। इसके अलावा ईस्ट तिमोर भी है। उस दिन एक स्टूडेंट ने आप में से ही कमेंट करके पूछा था कि सर अब इसके 11 सदस्य हो चुके हैं। देखिए 11 नहीं हुए हैं, एक्चुअली में 10 हैं, लेकिन अभी 2 ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है, पापुआ न्यू गिनी को और ये ईस्ट तिमोर को। अभी ये जो हैं ये अभी ऑब्जर्वर के रूप में हैं। जब ये जुड़ जाएंगे ऑफिशियली तब मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। हाँ, ये लोग अप्लाई जरूर किए हैं, ऑब्जर्वर के रूप में भी रखे गए हैं, लेकिन अभी पेंडिंग है और जुड़ जाएंगे जल्द ही। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका नाम है। आसियान का स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता है, महासचिव हैं काओ किम हॉर्न और सदस्य देश हैं इसके वर्तमान में 10, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के एमडी शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो देखो मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, जब भी कोई बड़ी बैंक है उसका जो शीर्ष वाला पद है एमडी और सीईओ हुआ, उसका अगर कार्यकाल बढ़ाना है या नियुक्ति करनी है तो उसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहां पर भी एचडीएफसी बैंक ने कहा कि भाई शशिधर जगदीशन ने हमको बहुत फायदा दिलाया है पिछले दिनों में और इनके पास काफी ज्यादा अनुभव भी है। 31 साल का अनुभव है एचडीएफसी में काम करने का, बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करवाए हैं, शुरुआती दिनों से जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं 3 साल के लिए आप और कार्यकाल बढ़ा दो। आरबीआई का ठीक है भाई, चलो आपका रिक्वेस्ट मान लेते हैं। तो शशिधर जगदीशन का 3 साल के लिए और बढ़ गया है कार्यकाल। ये 31 सालों तक एचडीएफसी से जुड़े रहे और इनके पास का अच्छा खासा बैंकिंग का अनुभव है। एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड का अभी हाल फिलहाल में विलय भी हुआ है। 2023 में ही जुलाई के महीने में ये विलय प्रभावी हो गया है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। तो ये विलय हो गया है। 1996 से ये जुड़े हुए हैं। 1994 में बैंक ही स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ ये हो गए हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही कुछ और नियुक्तियां हुई थी अभी पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं। जैसे रजनीश कुमार को दोस्तों मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। रजनीश कुमार वैसे आपको बता दें कि ये एसबीआई में पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नर्सकॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए, उपाध्यक्ष सिंधु गंगाधरन नियुक्त की गई। संदीप बख्शी देखो ये आईसीआईसीआई बैंक के हैं, इनको भी पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, आईसीआईसीआई बैंक के। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत की पहली महिला फील्ड निदेशक नियुक्त किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क से मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। एक तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और दुनिया का सबसे ज्यादा गैंडा यहीं पर पाया जाता है वैसे। दूसरा, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भी ये इकलौता नेशनल पार्क है दुनिया का। किरण मणि को वायकॉम 18 का डिजिटल सीईओ नियुक्त किया गया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीआर शेषाद्री साउथ इंडियन बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं और अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये पिछले कुछ दिनों की नियुक्तियां हैं। आगे बढ़ें। सितंबर 2023 में किस क्रिकेटर ने D9 या कहें कि D9 नाम से, स्पोर्ट्स नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की? तो दोस्तों दीपक चहर ने। दीपक चहर आप जानते हो इंडियन क्रिकेट टीम में ये बॉलर रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो दीपक चहर ने अपना D9 स्पोर्ट्स नाम से ये एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। अमूमन आप सुनते हो कि क्रिकेटर जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किए हैं D9 स्पोर्ट्स। D9 स्पोर्ट्स क्या होगा? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करेगा, जैसे जूते हो गए, ग्लव्स हो गए, किट्स हो गए, बहुत सारी चीजें, खेलों के जो उपकरण हैं वो लॉन्च करेंगे। एक डाटा है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं का कैजुअल वियर जो है, जो खास करके स्पोर्ट वियर जो है, वो $15 बिलियन तक पहुंचने वाला है। 2020 में यही $7.7 बिलियन है, यानी जस्ट डबल हो जाएगा 2025 तक। इसको भी देखते हुए इन्होंने ये अच्छा दिमाग लगाया। अगला, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत किस स्थान पर है?
तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब कि किस देश में डिजिटल क्वालिटी कितने हैं, कितना चल रहा है, इसको देखते हुए एक सर्वेक्षण जारी किया गया, एक सर्वे जारी किया गया है और इस रैंकिंग में भारत है 52वें स्थान पर। दुनिया भर के देशों में 52वें स्थान पर भारत है। भारत पिछली बार जो था वो 59वें स्थान पर था। पिछली बार भारत था 59th पोजीशन पर, इस बार 7 पायदान का इसे मुनाफा हुआ है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है सिंगापुर। सेकंड पे कौन है? सेकंड पर है सऊदी अरेबिया। यहाँ पर देखो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सारी चीजें देखी गई। एक तो इंटरनेट की क्वालिटी देखी गई, इंटरनेट की कैपेबिलिटी देखी गई और ई बुनियादी ढांचा यानी ई इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको देखा गया। ई गवर्नमेंट पहल देखी गई और ई सिक्योरिटी देखी गई। इन सबको देख करके रैंकिंग किया गया इन 5 कारकों पर और भारत रहा 52वें पर, पहले सिंगापुर, दूसरे पर सऊदी अरेबिया रहा। अगर हम लोग सिंगापुर की स्पीड बात करें ना तो 300 Mbps के आसपास में इसकी स्पीड चल रही है, सिंगापुर और सऊदी अरब की 300-310 Mbps। भारत में इतनी ज़्यादा तो स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में जो है ना वो सस्टेनेबल इंटरनेट है, मतलब स्थिर इंटरनेट है, ठीक है, और लगातार बढ़ ही जा रहा है। आगे सितंबर 2023 में सरकार ने किसानों के लिए निम्न में से कौन सा परिवर्तनकारी पहल शुरू किया? तो देखो सरकार ने अभी किसानों के लिए ना 3 नए पहल शुरू की है, 3 नई पहल शुरू की है। कौन कौन सी शुरू की है? एक तो है किसान ऋण पोर्टल, एक घर घर किसान क्रेडिट कार्ड, एक मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम। इन तीनों को आपस में आप समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर विंड्स मैनुअल दिया गया है ना, ये विंड्स का फुल फॉर्म होता है। विंड्स क्या है समझाते हैं आपको। यहाँ पर आपको निर्मला सीतारमण जी दिखेंगी, ये वित्त मंत्री हैं अपनी, और नरेंद्र सिंह तोमर जी दिखेंगे, ये अपने कृषि कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इन दोनों ने ही इसे लॉन्च किया है। जो किसान ऋण पोर्टल होगा, ये एक प्रकार से किसानों को ऋण देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए पोर्टल है। घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, आप जानते हो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किसानों को क्रेडिट मिलता है इसके तहत। तो घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के इनके बारे में अवगत कराया जाएगा। अगर कोई लेना चाहे तो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा केसीसी कार्ड। मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में विंड्स कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। विंड्स का मतलब वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, यानी मौसम की सूचना दी जाएगी और उसके लिए ये एक प्रकार का पोर्टल है, एक पहल है और इससे जरिए किसानों को ये पता लग पाएगा कि भाई बारिश कब होगी, मौसम कैसा है, आगे हमें किस चीज़ की बुआई करनी चाहिए, किस चीज़ की फसल हो रही है, किस चीज़ की फसल अगर लगाएंगे तो सही तरीके से बारिश नहीं हो पाएगी या मौसम गड़बड़ हो जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। ये सारे डाटा इसके थ्रू वो प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। अब ये बातें हो रही हैं केंद्र सरकार की, तो पिछले दिनों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, चर्चे में आई हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई, 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के तहत 6207 स्कूलों के लिए ये शुरू किया गया है और इनका किया जा रहा है निर्माण। मिष्टी और अमृत धरोहर योजना, ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स और मैग्रेव रीजन के लिए इनको पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है। अटल वयोअभ्युदय योजना, जिसे अव्यय योजना कहा जा रहा है, इसमें बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। विवाद से विश्वास एमएसएमई सेक्टर के लिए है। इसके अलावा पोषण भी, पढ़ाई भी योजना, ये प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए है। अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है, पीएम मोदी जी ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, इसे भी आप याद रखेंगे, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए, ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? तो देखो वेनेडियम एक दुर्लभ धातु है, बहुत कम पाया जाता है, तो ये अभी गुजरात में पाया गया है। गुजरात के तटीय एरिया में खंभात की खाड़ी में ये पाया गया है, इसके कुछ अवशेष मिले हैं वेनेडियम। तो इसको किसने खोजा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर अक्सर चर्चा होती रहती है। ये वेनेडियम धातु है दोस्तों, और ये इसका यूज ना सबसे ज्यादा स्टील के मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। तो वेनेडियम बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसका अभी गुजरात के अलंग के पास खंबात की खाड़ी में एकत्र किए गए तलछट नमूनों में इसका नमूना मिला है, इसके अंश पाए गए हैं, ठीक है ना। ये भारत के अपतटीय तलछट में वेनेडियम की मौजूदगी की पहली रिपोर्ट है ये, क्लियर। अच्छा, कुछ और धातुएं, जैसे जम्मू कश्मीर में भी लिथियम का पाया गया था भंडार, लिथियम का भंडार पाया गया था। इसके अलावा ओडिशा के 3 जिलों में आपको पता होगा सोने के भंडार पाए गए थे, मयूरभंज जिसमें शामिल था, ठीक है ना, सोने के भंडार पाए गए थे। ऐसे अलग अलग जगहों पर अब मिला करते रहते हैं, खनिज मिला करते रहते हैं। अब यहाँ पर गुजरात आया है, गुजरात को आप देख पाओगे, गुजरात आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो भारत का कोस्टल बॉर्डर सबसे ज्यादा गुजरात का है, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पर ये राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों है हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नल सरोवर है। नल सरोवर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क में आपको याद रखना है एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, कृषि मेला है, गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ पर प्रमुख जो है वो होते हैं नृत्य। ठीक है, चलिए वैसे रासलीला उत्तर प्रदेश का मेन है। राजमहल महसेड़ा है। यहाँ पर जिला 33 है, 182 सीटें विधानसभा में, 26 लोकसभा में और 11 सीट जाती है राज्यसभा में। अगला बॉर्डर अगर देखना चाहोगे तो राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से शेयर करता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को अलग हुए थे। अगला, हाल ही में भारत का पहला वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो देखो जियो जो है ना, जियो धन धनाधन, ये लगातार लॉन्च करते जा रहा है एक से एक नई टेक्नोलॉजी। रिलायंस जियो ने अभी एयर फाइबर लॉन्च किया है। एयर फाइबर क्या है? देखो, एक तो फाइबर होता है, फाइबर, जियो फाइबर, वही जो मतलब कि जो इंटरनेट पहले ब्रॉडबैंड से चला करता था, फिर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से और तेज स्पीड करने के लिए फाइबर लॉन्च किया गया। तो आप देखते हो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर है, जियो का जियो फाइबर है, गीगा फाइबर है। ठीक है, ये सभी जो हैं लॉन्च किए गए जिससे और तेजी से इंटरनेट चल पाए। यहाँ पर भी आपको उसी के माध्यम से मिल रहा है। अब एयर फाइबर इन्होंने लॉन्च कर दिया, मतलब अब आपको केबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आता है जगह जगह से, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एयर फाइबर रहेगा, एक बॉक्स टाइप का रहेगा कुछ इस प्रकार से। इसको आप अपने घर में रख दोगे कहीं एक जगह पर और बहुत ही हाई स्पीड में इंटरनेट दिया जाएगा। तो इन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 8 शहरों में से लॉन्च कर दिया है। इनमें से देख लीजिए आपका कौन सा शहर है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। अपना लखनऊ तो नहीं है अभी। चलो, तो मुकेश अंबानी जी ने इसे लॉन्च किया है। भारत का पहला एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है सेवा। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस जलप्रपात पर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने की घोषणा हुई है? ये उत्तर प्रदेश एग्जाम वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं। ये भारत का तीसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है। ठीक है, तो ये तुलसी जलप्रपात पर बनाया जा रहा है। तुलसी जलप्रपात जो है विंध्य पर्वत श्रेणियों में, ये चित्रकूट के साइड में पड़ता है, चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है ना, चित्रकूट में पड़ता है। तो चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर यह स्थित है। इसकी आकृति बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये धनुष और बाण की आकृति में बनाया गया है। ग्लास वॉक मतलब, ग्लास वॉक जान रहे हो, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मतलब समझ रहे हो कि ये ग्लास का होगा, पूरी तरीके से कांच का होगा। लोग यहाँ पर जाएंगे चल करके और नीचे देखेंगे, नीचे बिल्कुल उनको क्लियर दिखेगा। तो ये एक अद्भुत है और भारत का तीसरा है। इससे पहले सबसे पहले तो सिक्किम में बनाया गया था, फिर उसके बाद राजगीर में बनाया गया और अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। वैसे एक खबरें और भी न्यूज में है, कहीं जगह पर कहा जाता है कि तमिलनाडु में सबसे बड़ा बनाया गया है। जो भी होगा, स्काई वॉक ब्रिज ये है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश बन रहा है पहला, धनुष और बाण की आकार में, आकृति में होगा। और चित्रकूट, जहां पर भगवान श्री राम जी जो हैं जाकर के रहे थे वनवास में, वहां पर ही बन रहा है। 3.7 करोड़ की लागत आएगी, धनुषाकार है चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात में। ठीक है, तो दूसरा राजगीर में है, पहला जो है ये सिक्किम में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं कब कब चर्चे में रहा था। तो अभी 18 अटल आवासीय स्कूलों की घोषणा इन्होंने की। इसके अलावा परियोजनाओं के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने के मामले में टॉप पर है। पहला ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश का कन्नौज में खोला गया। कन्नौज को ही इत्र पर्यटन सिटी के रूप में, ये पर्यटन शहर के रूप में ये विकसित करने की बातचीत करते हैं। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य है। 2 एक्सप्रेसवे कौन कौन सा है? एक तो गंगा एक्सप्रेसवे है और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इन दोनों पर एयर स्ट्रिप है। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी और देश का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में होगा। देश का या कहें दुनिया का भी बनेगा वो। 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य है। 5 यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगरा वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम वाला पहला शहर है। गिफ्ट डीड योजना भी परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर के शुरू किया गया था। अगला, उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर देख पाओगे। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से इसको देख सकते हो आप लोग। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। मैंने कोशिश की आपको कम से कम समय में पूरा कंटेंट देने की। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इसे शेयर कर दिया करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली जो शाम को आपके लिए लाइव क्लास चलाई जा रही है,
जिसका समझ लो रिवीजन हो रहा है जनवरी से लेकर के सितंबर तक का, उसकी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी जा रही है। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करें। और अब तो अपना व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, तो व्हाट्सएप पर भी जाकर के आप एमजेटी एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाएगा पिन, वहां पर जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन? तो ये हैं इंडियन बैंक के, ठीक है ना, ये इंडियन बैंक के हैं, यहाँ पर गलत हो गया है। चलिए, तो इंडियन बैंक के शांतिलाल जैन जो हैं एमडी और सीईओ हैं। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको गीतांजलि के लिए मिला था, 1914 में मिला था नोबेल पुरस्कार, साहित्य के श्रेणी में मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में इनके बाद आज तक कोई भारत में नहीं पाया है साहित्य की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। तो 1914 में मिला था, एशिया के पहले नोबेल विजेता बने थे। आज आपको क्या बताना है, वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो ये आपको बताना है। इसके अलावा भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल जो अभी होयसला मंदिर बना है, ये किस राज्य में स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर करना आंसर, और मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एमजेटी ऐप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्विज भी जाकर के सॉल्व कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।